बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बरतानिया में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बरतानिया में मौजूद हैं। ये बरतानिया के दौरे पर आए हुए हैं और कुछ एक्टिविटीज़, कुछ तस्वीरें सामने भी आई हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया में मौजूद हैं। इस दौरे के बारे में पहले पता नहीं था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। अचानक से ये खबर बाहर निकली, कुछ तस्वीर आई और फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने ऐलान किया कि वो एक एहतजाज करने जा रहे हैं आर्मी चीफ के जो बरतानिया का दौरा है उसके खिलाफ। आर्मी चीफ बरतानिया के शहर लंदन में मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जो पोस्टर जारी किए गए हैं वो पोस्टर क्या कह रहे हैं ज़रा ये देख लें आप। ये पहला पोस्टर मेरे सामने, 3-4 पोस्टर हैं। वो लिख रहे हैं जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूके विजिट ऑफ डिक्टेटर जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने डिक्टेटर करार दिया आमिर आसिम मुनीर साहब को। An evil man will burn his own nation to the ground to rule over the ashes। यानी अपने रूल के लिए जो है वो कौम को जला देना, इस किस्म की बातें लिखी हुई हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। और ये एहतजाज आज के दिन में यानी जुमेरात वाले दिन बरतानिया के वक्त के मुताबिक 2 बजे दोपहर को किया जाएगा और पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग के सामने लंदन में ये एहतजाज होगा। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और पोस्टर भी जारी किया है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है। इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। इसमें जनाब इमरान खान साहब की फ़ोटो लगाई गई है, साथ आसिम मुनीर साहब की फ़ोटो लगाई गई है और लिखा है जी कि डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, 20 फरवरी थर्सडे 2 PM, प्रोटेस्ट अगेंस्ट फाशिज्म और आसिम मुनीर। यानी आसिम मुनीर साहब की जो फस्तायत है उसके खिलाफ एक एहतजाज होने जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और ये हाई कमीशन है पाकिस्तान का लंदन में, उसके सामने ये एहतजाज किया जा रहा है। अच्छा, अब ये एहतजाज का ऐलान तो कर दिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तेज़ी से इस पैगाम को फैला रहे हैं। बड़ा जल्दी जल्दी इसका ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुझे इत्तला मिली है उसके मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लगातार धमकियाँ भेजी जा रही हैं और उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, किसी सूरत भी एहतजाज ना करें वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पहले भी बहुत एहतजाज किए हैं और जिन लोगों से मेरी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हुई, वो ये कह रही हैं जी लोग निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी है उसकी ज़िम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसकी सरबराही जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले भी आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज करते रहे हैं और इन्होंने उनके पोस्टर्स पहले भी कई मरतबा उठाए हैं। अमेरिका में एक एहतजाज जब आसिम मुनीर साहब दौरा कर रहे थे अमेरिका का पहले, तो एक एहतजाज प्लान हुआ था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ लोगों ने उस एहतजाज को रोकने में किरदार अदा किया था और एक दरख्वास्त की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आप ये एहतजाज ना करें। तो उस वक्त अमेरिका का वो एहतजाज रुक गया था, तो आसिम मुनीर साहब को ये कामयाबी हुई थी। इससे पहले मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बैरून मुल्क जाए और वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज करें। ये अपनी नौयत का एक अलग और अनोखा वाक़या है, इससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धमकाया भी जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि इसके नतायज आपको भुगतना होंगे अगर आप आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा है, यानी एक तरफ जो एम्बेसी है पाकिस्तान की उसके ऊपर बहुत दबाव है, वहाँ मौजूद जो अफसरान हैं, मिलिट्री अताशी और बाकी लोग, वो लोग बहुत परेशान हैं। वो कंटिन्यूसली सारी रात इसके ऊपर काम करते रहे हैं और कोशिश करते रहे कि किसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रोका जाए, लेकिन बज़ाहिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं रुक रहे। और जिन लोगों से बात हुई वो लोग कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 2 बजे बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे और आकर एहतजाज करेंगे। हालांकि वर्किंग डे है, वर्किंग डे में लोगों का निकलना मुश्किल होता है, लेकिन देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके ऊपर कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। तहरीक इंसाफ की ये जो यूके की पार्टी है उनकी ये एहतजाज की कॉल है और उनके साथ साथ कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। कुछ और चीज़ें मैं आपको इसके बारे में कुछ देर तक बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक और ख़बर है, ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब का एक दावा है और उन्होंने ये कहा कि 25 या 26 फरवरी को हम इस्लामाबाद में एक अजीमुश्शान कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें माशरे के तमाम तबकात के नुमाइंदे शामिल होंगे। हम बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने ये दावा किया है। उसके साथ साथ उन्होंने एक दावा और किया है। उन्होंने कहा जी जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस हम बना रहे हैं वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया और किसी भी वक्त हम अनाउंस कर देंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि उन्हें सरबराही मिले। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन हलकों में वो मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, वहाँ पे उनको फंड्स भी दिए जाएं ताकि वो काम करवाएं लोगों के। तीसरा, वो ये चाहते हैं कि
जो आने वाला इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करे। तो फजल रहमान साहब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ जहाँ से इलेक्शन लड़ेगी वो जीत जाएगी, और उनका तोती बोलता है, क्योंकि फजल रहमान ने तो जेल काटी नहीं, इमरान खान ने जेल काटी है। और हमारे पश्तून भाई जो है वो बहादुरी और दलेरी को बहुत पसंद करते हैं, लिहाजा वो इमरान खान के साथ पहले से ज़्यादा ताकत से खड़े होंगे। तो फजल रहमान साहब जो है वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। ये सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, और हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें हो जाए कुछ ना हो, लेकिन इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात में ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि फजल रहमान साहब जो है वो दस्तार अपने सर पर रखें और उसके बाद कुछ सौदा कर लें अपोजिशन का। तो उनके दिमाग में ये चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने और कुछ और लोगों ने यह दावा किया है कि फजल रहमान साहब के साथ भी बात हो चुकी है, शाहिद खान अब्बासी साहब होंगे उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ भी, जो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें GDA का एक बड़ा अलाइंस है, उनके साथ भी बातचीत हो चुकी है। अचकदई साहब की पार्टी है, MWM है, और दीगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबसे बात हुई है। सिर्फ जमात इस्लामी अपने आप को इस सारे मामले से बाहर रख रही है। जमात इस्लामी का एक बड़ा अजीबोगरीब रवैया रहा है, वो किसी भी अपोजिशन अलाइंस का हिस्सा नहीं बनी, और इस मरतबा भी वो इस अलाइंस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो ये कहते हैं जी हम अपना अलग एहतजाज करेंगे, और किसी भी मुश्तरका एफर्ट के अंदर वो अपने आप को शामिल नहीं कर रहे। तो बाकी सारी की सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अब शामिल हो रही हैं इस ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस में, और इनके दो मुतालबात अब सामने आ चुके हैं। ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इन मुतालबात को दोहराया भी है। उनका ये कहना है कि ये बड़े अहम दो मुतालबात हैं, और इनमें पहला मुतालबा ये है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे, यानी हुकूमत को तहलील किया जाए। जाली हुकूमत है, फार्म 47 के ऊपर बनी हुई है, तो इसकी कोई वक़्त और हैसियत तो है नहीं, लिहाजा ये हुकूमत फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे। और दूसरा मुतालबा ये है कि नए इंतखाबात पाकिस्तान में करवाए जाएँ, यानी और वो बिला ताख़ीर करवाए जाएँ, मामला लंबा ना ले जाए जैसे पहले हुआ था कि हुकूमत ख़त्म हुई और फिर लंबा मामला चला गया। और जब हुकूमत तहलील की जाए या हुकूमत इस्तीफ़ा दे, तो इसका मतलब है कि कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में हर तरफ इंतखाबात करवाए जाएँ। अब ये हुकूमतें अपने 5 साल पूरे करेंगी, इसके बारे में कोई भी शोर शाट नहीं है। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का ये दावा ज़रूर है, और उन्होंने ये गारंटी ज़रूर दी है पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2 नंबरी करते वक्त कि हम आपके 5 साल पूरे करवाएंगे, लेकिन कैसे पूरे करवाएंगे उनका अपना टाइम नहीं गुजर रहा सही तरीके से। वहाँ बरतानिया में आर्मी चीफ मौजूद हैं और उन्हें एक एहतजाज का सामना है। देखते हैं आज एहतजाज किस नौइयत का और कितना ज़बरदस्त होता है। एक और ख़बर है नाज़रीन, और वो खबर है मारंग बलोच साहिबा के हवाले से। कुछ लोग मारंग बलोच साहिबा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो मजम्मत करें जो कुछ भी बलूचिस्तान में हुआ, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इससे पहले पश्तूनों के साथ होता रहा, पंजाबियों के साथ हो रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि फिर मारंग बलोच को सिक्योरिटी कौन देगा? यानी आप उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो फोर्सेस के लोग महफूज नहीं है। जब फौज या पुलिस वहाँ पे हरकत करती है या कोई मिनिस्टर वहाँ पे हरकत करता है तो 10-10 गाड़ियों के काफिले में हरकत करता है। एक निहत्ती लड़की को आप मरवाना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, आप चाहते क्या है? वो एहतजाज कर रही है, मुजाहरा कर रही है किन चीज़ों के खिलाफ? वो ये कह रही है हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमारे लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया है, उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। अगर उन्होंने कोई जराइम किए हैं तो उनको अदालत में पेश किया जाए और अदालत में उनका मुकदमा चलाया जाए। ये नहीं हो सकता कि जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए और बाद में उनकी मसखशुदा लाशें मिल जाएं। तो मारंग बलोच का मुतालबा ये है। अब एक ऐसी खातून जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक ऐसी खातून जिनको स्टेट ने किसी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ, उनसे आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के जो बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, जिनको पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से नहीं संभाल पा रही, पाकिस्तान की वहाँ की पुलिस बलूचिस्तान की नहीं संभाल पा रही, तो जब वो इतने बड़े बड़े लोग ये नहीं कर पा रहे और उसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता, यानी बलूचिस्तान में बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तो कभी आपने सुना है कि कोई ISI का ऑफिसर या कोई कोर कमांडर या कोई बड़ा ऑफिसर जो है इसको फिक्स किया गया हो कि जनाब आपकी जिम्मेदारी थी, ये शहरी पाकिस्तानी है, इनके जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी थी, आप कामयाब नहीं हुए, आप नाकाम हुए, बार बार नाकाम हुए, लिहाजा आपको आपके ओहदे से हटाया जाता है, आपकी इंक्वायरी होगी। कभी किसी पुलिस वाले से पूछा गया हो, कभी कभी DPO से, RPO से, IG से पूछा गया हो। इतने इतने बड़े ओहदों के ऊपर वो लोग जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, लेकिन आपने मारंग बलोच की अकाउंटेबिलिटी करनी है जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिसको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। वो बेचारी अपने वसाइल के लिए बात कर रही है, अपने हक के लिए बात कर रही है, जो उनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है उसके लिए बात कर रही है। तो बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, और वजह क्या है? वो जो एहतजाज करते हैं उनकी महरूमियाँ हैं, उनसे हुकूक छीने गए हैं, उनके वसाइल पर कब्जा किया गया है, जाली हुकूमतें उनकी बना कर दी गई हैं, उन्हें महकूम रखा गया है, रूल ऑफ लॉ वहाँ पर नहीं है, जबरी गुमशुदगियाँ की जाती हैं, उनके प्यारों को लापता कर दिया जाता है। अब वो एहतजाज करते हैं, वो सिर्फ एहतजाज करते हैं, वहाँ उन्हें मारा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उनके रास्ते रोके जाते हैं, लेकिन उनके पास तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो भी दहशतगर्दों के सामने जाकर खड़े हो जाए? तो ऐसा हो नहीं सकता। ये जिम्मेदारी रियासत की है
कि वो इस लड़ाई को जीते। और दूसरा, जो लापता अफराद का मामला है या जबरी गुमशुदगियों का मामला है, इस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ती है, कम नहीं होती। जैसा कि ड्रोन हमले होते थे तो उनके रद्देअमल में दहशतगर्दी बढ़ती थी, दहशतगर्दी कम नहीं होती थी, हम सब जानते हैं। अब ईरान से जो तेल की स्मगलिंग होती है उसके ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, और ये खबर आई है कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है, ये सेनेट की कायमा कमेटी है, सॉरी, वहां से ये खबर आई है, और ये खजाना की कायमा कमेटी है सेनेट की, वहां मंजूर काकड़ साहब ने इंकशाफात किए। उनका इंकशाफ ये है कि ईरान से जो तेल की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, पहले 4000 अफराद तेल स्मगल करते थे, यानी 4000 बंदों का रोजगार लगा हुआ था स्मगलिंग के साथ, कि 4000 बंदे ईरान से तेल स्मगल कर रहे थे पाकिस्तान में। और ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने एक बॉर्डर क्रॉस किया है तो मुझे लग पता गया कि बॉर्डर क्रॉस कैसे करते हैं। मैं एक बैग ले जाना मेरे लिए मुश्किल था, तो ये इतना सारा तेल पाकिस्तान में कैसे आ जाता है, कोई सोच सकता है? चप्पे चप्पे के ऊपर वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई है, तो ये इतना सारा 4000 बंदे पहले तेल स्मगल करके ले आते थे। वो कैसे ले आते थे? 4-4 हजार बंदा वहां से तेल लेकर आ रहा है, कैसे लेकर आ रहा है? वो वीडियोस तस्वीरें आप देखें, लाइन के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई हैं नीले डब्बों के साथ, बेशुमार उनके अंदर डीजल और पेट्रोल जो है वो ईरानी वहां से स्मगल होकर पाकिस्तान में आ रहा है और यहां पे बेचा जा रहा है। ये मार्केट कराची तक चलती है, कराची के करीब तक, पूरे बलूचिस्तान के अंदर ईरानी तेल बिकता है। तो ये क्यों होता है? कोई ना कोई तो है ना जो ये करवा रहा है और इसमें से अपना हिस्सा वसूल रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जमीन के अंदर से टनल खोद के ले आते हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये सलमानी टोपी पहनते हो, किसी को दिखाई ना दें और अंदर घुस जाए पाकिस्तान के। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये हवा से आ जाते हो, भैया जमीन से गुजर के आते हैं ना गाड़ियों के ऊपर। तो पहले 4000 बंदे थे वो ये कह रहे हैं, और स्मगलर्स थे जो स्मगलिंग का ये काम करते थे। अब ये काम 100 से 200 अफराद है, यानी बंदे छांटी कर दिए गए। 4000 बंदों का रोजगार बंद कर दिया गया, 100 से 200 बंदा चुन लिया गया। ये मंजूर काकड़ साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और ये कायमा कमेटी बराए खजाना है सेनेट की, वहां पे ये इंकशाफ हो रहा है। वो ये कहते हैं अब 100 से 200 बंदा है और ये वो काम कर रहे हैं। पहले कस्टम वाले 15,000 रुपया लेते थे फी फेरा, जो एक फेरा लगता था, पहले 15,000 रुपया फी फेरा लेते थे। आजकल जो कस्टम वाले हैं वो 30,000 लेते हैं। अच्छा, कस्टम वाले जो हैं वो तो बहुत आगे आकर आते हैं ना, तो जो बॉर्डर के ऊपर लोग मौजूद हैं जहां से स्मगलिंग हो रही है, वहां तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, और वहां से अगर स्मगलिंग हो रही है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तेल जब स्मगल होकर आता है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं होता, तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होता है, लेकिन चंद लोगों की जेबों में पैसा चला जाता है। इसकी वीडियोज और तस्वीरें मौजूद हैं, वहाँ बंदे बैठे हुए वो बता रहे होते हैं किस किस को पैसा देकर कैसे कैसे हम ये तेल स्मगल करते हैं। लेकिन जो लोग ये इजाज़त देते हैं या जो लोग ये सहूलतकारी करते हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और वो ये डिटाई के साथ अपना काम कर रहे हैं। नादरीन, जो 8 फरवरी को एहतजाज हुआ था पंजाब में अभी तक क्रैकडाउन जारी है, खासतौर पे जनूबी पंजाब में, रहीम यार खान में, डीजी खान में, वहाँ क्रैकडाउन किया जा रहा है और दीगर कई अजला के अंदर क्रैकडाउन किया जा रहा है। MNAs को, MPAs को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं या उनके सरकर्दा वर्कर हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है और ये अटैक लगातार किया जा रहा है। इन वाक़यात में पंजाब में खुसूसन ख़वातीन की बेहरमती के वाक़यात और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के वाक़यात लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ जो शहजादी साहिबा हैं टिकटॉकर, उन्हें फ्री हैंड दिया गया है और उन्हें जो है मुकम्मल ड्रामेबाजी करने का इख्तियार है। वो छोटी सी जलसी करना चाहें वो कर सकती हैं और उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं, उनको अस्करी और सरकारी सहूलत हासिल है। दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा मकबूल है, उनके एक भी कारकुन को बाहर नहीं आने देते, कोई इजाज़त नहीं है, मुकदमात दर्ज करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, घसीटते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। इतनी फस्तायत और जुल्म हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। नादरीन, गवर्नर जो कामरान टसूरी हैं, वो मुझे आज ये मानना पड़ेगा और ये तस्लीम करना पड़ेगा आप सबको भी कि उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है बूट पॉलिश का। यानी आज का अगर मुकाबला आप देखें, फरवरी 2025 का जो बूट पॉलिश का मुकाबला है, वो कामरान टसूरी जीत गए हैं। शरीफ खानदान ने उन्हें काफ़ी टक्कर दी, इसमें जो जरदारी खानदान है उन्होंने भी काफ़ी टक्कर दी, कुछ और लोग हैं उन्होंने भी बड़ी टक्कर देने की कोशिश की। लेकिन मैं भारी दिल के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि इस हफ्ते का जो मुकाबला था बूट पॉलिश का, वो गवर्नर सिंध जनाब कामरान टसूरी साहब जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिए हैं आर्मी चीफ के हक में। और उन्होंने आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर क्या कहा, ये ज़रा सुनिए। कामरान टसूरी ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा कि आर्मी चीफ के होते हुए कोई भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। एक तो उन्होंने अपनी नौकरी पक्की की है, शायद उनकी नौकरी खतरे में है, वो बहुत तारीफ कर रहे हैं आर्मी चीफ की। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आर्मी चीफ तो रिटायर हो जाते हैं,
तो क्या आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देख लेगा? कामरान टिसोरी साहब, ये पाकिस्तान की फौज है, इसको पाकिस्तान के लोगों ने पेट काट कर पाला है, ये प्रोफेशनल फौज है, इनका लड़ने का काम है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के होते हुए? फौज की बात करें आप, आर्मी चीफ तो चेंज हो जाता है 3 साल के बाद। पिछले आर्मी चीफ के बारे में भी लोग यही कहते थे कि खुदा के बाद अगर कोई है पाकिस्तान का तो वो बाजवा है। उससे पहले राहील शरीफ था, उससे पहले जो है वो जनरल कियानी था, उससे पहले जनरल मुशर्रफ था, वो सारे चले गए। पाकिस्तान आज भी वहीं पे है, पाकिस्तान का दुश्मन भी वहीं पे है। तो आर्मी चीफ बदलता रहता है, इदारा वहां मौजूद रहता है, मुल्क वहां मौजूद रहता है। लेकिन इस हफ्ते का जो बूट पॉलिश का मुकाबला है वो गवर्नर सिंध ने जीत लिया है। गवर्नर सिंध साहब को जो है वो मुबारकबाद पेश की जाए सारी कौम की जानिब से। और नाजरीन, जो SIFC के ऊपर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, तो लेटेस्ट खबर के मुताबिक भारत के अंदर कतर ने $10 अरब की सरमायाकारी करने का मंसूबा बना लिया है और पाकिस्तान में नहीं बनाया। पाकिस्तान को तो कतरी खत चाहिए होता है ना, पाकिस्तान को तो मनसूबाबंदी नहीं चाहिए होती या सरमायाकारी नहीं चाहिए होती। भाई आप मार्केट को खोलेंगे, कोई कंपटीशन लेकर आएंगे, कोई अदालतें इंसाफ करेंगी, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क में जो है वो कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, आज़ादी इज़हार राय होगी, इंसानी हुकूक होंगे, तभी तो कोई दुनिया आएगी पैसा लेकर पाकिस्तान में लगाएगी। कोई पागल तो नहीं है कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे एक हिजानी कैफियत है, जहाँ पे हर चीज़ का पता ही कोई नहीं है कल क्या होगा, ऐसे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर दे। अब भारत के अंदर स्टेबिलिटी है, वहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं जो पाकिस्तान से बेहतर है, तो ये वहाँ पे $10 अरब की सरमायाकारी लेकर चले गए हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज ने हस्ब तवक्को एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया और इस काम के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप बड़ा इंजॉय करेंगे। मरियम नवाज से वो जलसे के बारे में पूछा गया नारोवाल वाले, तो उस पर मरियम नवाज ने लिखा कि 1000/100, यानी 100 में से कितने नंबर मिलेंगे, तो 1000/100 दे दिए। ये वही वाला हिसाब है जिस हिसाब से इन्हें वोट पड़े हैं। यानी कई हलकों में नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इनकी पार्टी के लोगों को ऐसे वोट पड़े हैं कि जितने टोटल वोट थे उनसे ज्यादा पड़ गए। यानी 100% होता है ना, मैक्सिमम 100% होता है, तो ये 1000/100 कर दिया इन्होंने। और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, हिसाब की तारीख का अनोखा कारनामा किया इन्होंने। जैसे इन्होंने गिनती के अंदर अनोखा कारनामा किया ना, जैसे इन्हें अनोखे किस्म के फॉर्म 47 दिए गए, तो इनका हिसाब इसी तरह का है। यानी इनको कुछ नजर ही नहीं आता, ना इनके अंदर अकल है, ना इनके अंदर समझ है। पता नहीं कैसे नौसरबाजों को लाकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। मैं तो हैरान होता रहता हूं देख के। तो नाज़रीन, आज एक एहतजाज है बरतानिया में, यहीं पे मैंने बात शुरू की थी, यहीं पे बात खत्म करता हूं। देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ किस तरह का एहतजाज करते हैं बरतानिया में। जो एहतजाज होगा हम आपको रिपोर्ट करेंगे शाम को। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।